हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सृष्टि। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि BHMS के फर्स्ट ईयर एग्जाम में आपको अपनी आंसर शीट कैसे भरनी है, मींस एग्जाम में कैसे लिखना है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे ऑलमोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, नर्वस होते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखें। मैं भी इवन थी। सो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दिया जाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी ताकि आपको समझने में और आसानी हो। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको कुछ कॉमन टिप्स दूंगी जो कि सारे सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल होगा। दूसरे में मैं सब्जेक्ट्स वाइज आपको टिप दूंगी एंड थर्ड में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू सेव योर टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड फोर्थ में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप दूंगी। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तब आप इन टिप्स को यूज कर सकते हो। सो वीडियो लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन टिप की। तो कॉमन टिप में आप में से मोस्टली स्टूडेंट शायद जानते ही होंगे, बट मैं फिर से बता देती हूँ, या फिर नहीं जानते तो आप जान ही लोगे। सबसे पहली चीज जो कि आपको नर्सरी से लेके अभी तक वही चीज कही जाएगी वो है कि नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। हाँ, हम बदनाम हैं अपनी बैड हैंडराइटिंग के लिए। जितनी बुरी हैंडराइटिंग उतने अच्छे डॉक्टर, बट ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशन में आपको अपनी हैंडराइटिंग अच्छी ही रखनी पड़ेगी और वैसी जो कि आपको पता चले कि वो क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर्सिव में है और समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है। मे बी आपको समझ में आ जाए बट आपके प्रोफेसर को नहीं समझ में आए। सो आपको अपनी हैंडराइटिंग काफी नीट एंड क्लीन रखनी है और उसमें कोई कट्स मत लगाना, एकदम क्लियर लिखना। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि कोई भी पॉइंट आप दो तो उसके पहले एक लाइन का गैप दो, मीन्स 1 लाइन गैप बिटवीन एनी पॉइंट। तो फिर इससे क्या होगा कि वो और भी अच्छी अट्रैक्टिव दिखेगी, मीन्स वो हाईलाइट हो जाएगा वो पॉइंट। और दूसरा कि आपका जो आंसर है वो और लेंदी हो जाएगा, बिकॉज लेंदी आंसर इज प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स। ओके, सो ये आपकी हेल्पफुल होगी। और आप कोशिश करना कि 2 वर्ड्स के बीच में थोड़ा गैप करने के लिए, ताकि वो और लेंदी हो, मीन्स 4 पेज का आंसर आपका 5 पेज में हो जाए। सो इस टिप को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट टिप जो है वो है कि डोंट राइट पैराग्राफ। आप खुद भी जब पैराग्राफ बुक में पढ़ते हो बिना किसी डायग्राम या सिर्फ ऐसे ही लिखा होता है तो थोड़ी देर बाद आप बोर हो जाते हो। तो सेम आपके प्रोफेसर या एग्जामिनर के साथ भी होगा कि वो बोर हो जाएंगे। आपने ना कोई डायग्राम बनाया है, ना कोई फ्लो चार्ट बनाई है, बस लिख डाला है। तो ऐसे में आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। सो पैराग्राफ में मत लिखना, हमेशा पॉइंट में लिखना, पॉइंट वाइज लिखना। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन उसी हिसाब से लिखना, पैराग्राफ में नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट टिप जो है वो है कि डोंट कॉपी द फॉर्मेट ऑफ बुक। जैसे बुक में लिखा होता है एकदम लाइन बाय लाइन, वैसा मत लिख देना एग्जाम में। वैसे भी लाइन बाय लाइन याद किसको रहता है, आप भूल भी जाओगे। सो कोशिश करना कि आप समझो और समझने के बाद उसको खुद से अपनी लैंग्वेज में लिखो। इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देनी होगी लिखने की, तभी तो आप एग्जाम में अच्छा लिख पाओगे। ओके, लास्ट टिप जो है वो ये है कि राइट योर आंसर शीट लाइक प्रोफेसर, नॉट एज अ स्टूडेंट। ओके, आप ऐसा लिखो जैसे कि आप प्रोफेसर हो, मीन्स आप अगर एग्जामिनर होगे तो आप अगर चेक करोगे तो आपको कैसा लिखा हुआ चाहिए, उस हिसाब से अपनी आंसर शीट को भरो। ओके, तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजी की।
तो फिजियोलॉजी जो है फुल ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स है, तो इसमें आप जितना फ्लो चार्ट और टेबल बना सकते हो उतना बनाओ, एंड इसकी जो भी पॉइंट हो उसको आप बॉक्स में कर दो ताकि वो और हाईलाइट दिखे और तुरंत उनको दिख जाए, क्योंकि आपका जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे आपके गुड मार्क्स होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे क्वेश्चन आ गया कार्डियक साइकिल की, तो कार्डियक साइकिल में आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके इवेंट्स लिख दिए आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर, और फिर आपने मान लो आर्ट्रिकुलर की, अब आपको उसकी थ्योरी में लिखना है उसकी ड्यूरेशन, क्योंकि ड्यूरेशन ही मेन है, तो उसकी ड्यूरेशन को आप बॉक्स में कर दो, जैसे कि आर्टेरियल सिस्टोल 0.11 सेकेंड, आर्टेरियल डायस्टोल 0.67 सेकेंड, तो इसको बॉक्स में कर दो। बॉक्स में कर दोगे और आगे पीछे एक एक लाइन छोड़ दो, इससे क्या होगा, एग्जामिनर जैसे ही चेक करेगा उसको वो दिख जाएगा और एक अच्छा स्टूडेंट को पता है और आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही आपके मार्क्स को डिसाइड करता है। ओके, तो अब बात करते हैं फार्मेसी की। फार्मेसी में भी फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, तो इसमें भी आप इन दोनों चीजों का ख्याल रखो। जैसे कि फार्मेसी में अगर आपका एज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, तो प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क वो सिर्फ पैराग्राफ में मत लिख देना कि हाँ ऐसे ऐसे बनता है, उसकी जगह पे आप फ्लो चार्ट बना, जैसे गॉट मिल्क हो गया, फिर उसके बाद आपने स्किम आउट फैट किया, फिर आपके पास सॉलिड और लिक्विड बची, फिर आपने अगेन उसमें डाइल्यूटेड HCl डाला एंड सो ऑन करके आपकी शुगर ऑफ मिल्क बन गई। तो ये जो प्रोसेस है उसको फ्लो चार्ट में लिखना है, जैसे मंडल में शायद दिया भी है, तो उसी हिसाब से आप उसको फ्लो चार्ट में लिखो एंड देन उसकी थ्योरी लिख दो। इससे आपकी वो जो आंसर होगी वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगी और एग्जामिनर को तुरंत समझने में इजी होगा। वो तुरंत फ्लो चार्ट देखेंगे और कहेंगे हाँ सही है, और आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। ओके, तो अब बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी में ये जो सब्जेक्ट है ये फुल्ली डायग्राम बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें आप जितना डायग्राम बना सकते हो उतना डायग्राम बनाओ, और फिर उसकी थ्योरी लिखो। और थ्योरी भी कैसी लिखो, तो पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज आपको सब में लिखना है, मेन पॉइंट को बॉक्स में कर देना है ताकि वो आई कैची हो और एग्जामिनर की नजर तुरंत इस पे जाए। एज फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी में आपका शोल्डर ज्वाइंट आ गया, तो शोल्डर ज्वाइंट आ गया तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे उसकी जो भी है, और फिर उसके बाद उसकी टाइप, लाइक शोल्डर ज्वाइंट सैनिवल टाइप है, सैनिवल ज्वाइंट है, फिर उसकी सब टाइप में बॉल एंड सॉकेट और पॉलीएक्सियल, फिर उसके बाद उसकी बोनी कंट्रीब्यूशन, या फिर उसके बाद उसकी रिलेशन एंड उसकी अटैचमेंट, उसका बोन मूवमेंट, एंड लास्ट में अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी आपको लिखना ही लिखना है, वो पूछे या ना पूछे पर आप इसको जरूर लिखना, बिकॉज यही चीज है जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। आप खुद भी सोचो, आप नॉर्मल क्यों पढ़ रहे हो? आप नॉर्मल फिजियोलॉजी या एनाटॉमी इसीलिए पढ़ रहे हो ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कल को अब नॉर्मलिटीज को पहचान सके। इसीलिए अप्लाइड हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे शोल्डर जॉइंट की अप्लाइड होगी फ्रोजन शोल्डर, तो ये सारी चीजें जरूर मेंशन करना। ओके, सो अब बात करते हैं कि हाउ टू सेव योर टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमने एग्जाम लिखा, हम तो 2-3 क्वेश्चन ही लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास टाइम ही नहीं बचता और हमारा छूट जाता है 1-2 क्वेश्चन। तो इसके लिए आप अपने टाइम को डिवाइड कर लो। मान लो कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन आपको आंसर करना है। 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, और मतलब 20 मार्क्स के हिसाब से मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो यानी एक क्वेश्चन को आपको लिखने के लिए 36 मिनट चाहिए। तो आप 36 मिनट करके डिवाइड कर लो और 36 मिनट में कोशिश करो कि आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाए। तो इस हिसाब से आपकी समय बचेगी। इवन पेज भी आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 to 8 पेज में लिखना है, तभी मेरे सारे क्वेश्चन हट जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन को लिखने में आपने 1 घंटा लगा दिया, 10-12 पेज भर रहे हो, बाकी सबके लिए टाइम ही नहीं बचा, तो इम्पैक्ट पड़ती है मार्क्स की इस पे। तो इस चीज का ध्यान रखो। दूसरा, आप ज्यादा डिजाइन मत बनाओ अपने आंसर में, क्योंकि वो भी टाइम कंज्यूमिंग होती है।
आपका समय वेस्ट होता है। और जब डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं लाइक सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस बताओ, तो इन सब में क्या होता है कि हम 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज लिखे जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप 1-2 पेज में बॉक्स बनाओ, उसी के अंदर सारा लिख दो। इससे आपका समय और टाइम और पेज दोनों बचेगा। सो आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा टिप की। ये वैसी टिप है जब आप मीन्स आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी इस टिप को आप फॉलो करना। और ये टिप ये आप पे डिपेंड करता है, आपका मन हो तो फॉलो करना, नहीं मन हो तो मत करना। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि मान लो सपोज कि आपका 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया और शॉर्ट नोट्स आया किसी पे, और आपने बस उस पे 1 पेज लिखी है और आपको लग रहा है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1 पेज में लिखना सही नहीं है, 1-2 पेज में और लिखूंगा तो या लिखूंगी तो और अच्छा मार्क्स आएगा मुझे। तो अब मैं क्या करूं, मैं क्या लिखूं इसमें, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो आप चाहो तो जो आपने पहले लिख चुके हो इसमें, उसी को रिपीट कर सकते हो रिवर्स मोड पे। तो इससे क्या होगा कि आप दोबारा भी लिखोगे तो आपका थोड़ा पेज बढ़ जाएगा और आपके मार्क्स के इंक्रीजमेंट की चांसेस बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि आप अपने जो भी टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको टच करो, मीन्स सबको लिखो, आए या ना आए आपको सारे ही, मीन्स 100 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो आप 100 मार्क्स के क्वेश्चन को टच करो, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। क्योंकि अगर आपको मान लो 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको पता है कि 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स है हमारा 50%, तो फिर 80 में से आपको 50 लाना मुश्किल होगा कंपैरिजन टू 100 में से 50 लाना। इसीलिए सारे क्वेश्चन को डील करो। अब आप सोच रहे होगे कि अगर आता ही नहीं तो डील कैसे करें, तो इसका आंसर ये है, ये थोड़ा तो है गलत, बट अब क्या करें, नहीं आता और टच भी करना है तो क्या कर सकते हैं। तो मान लो सपोज कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वो है मीडियन नर्व से क्वेश्चन आया, बट आपको ये आता ही नहीं है, बट हाँ आपको रेडियल नर्व के बारे में पता है। तो आप क्या करोगे कि जो भी हेडिंग्स है वो मीडियन नर्व की दे दो, बट उसकी थ्योरी में आप रेडियल नर्व के बारे में लिख दो। इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको मार्क्स तो नहीं ही मिलेंगे इसके, लेकिन हाँ आपको शायद 1-2 मार्क्स आपकी हैंड राइटिंग का मिल जाए। और ये 1-2 मार्क्स ही आपके लिए क्या पता लकी साबित हो सकता है आपके 48 या 49 मार्क्स आ रहे हो आउट ऑफ 100, तो आपको यही 1-2 मार्क्स ऐड करके आपको पास कर दिया जाएगा। सो इट्स गुड ना। बट हाँ, आप कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें मत लिखना, लाइक कोई सॉन्ग या फिर कोई स्टोरी लिख रहे हैं आप, उस सब्जेक्ट मीन्स उस टॉपिक से ही नर्व पूछा गया तो कोई नर्व ही लिख दो, ज्वाइंट पूछा गया तो कुछ ज्वाइंट के बारे में लिख दो। एटलीस्ट उसके फॉर्मेट में लिखो ताकि एग्जामिनर भी आपको 1-2 मार्क्स दे दे। एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चीजें लिखोगे तो 0 मार्क्स आएंगे। सो इस चीज को ध्यान में रखना। आई होप कि और ये जो मैंने लास्ट में 2 चीजें बताई हैं ये बिल्कुल आप पर है, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो इसको नहीं भी फॉलो कर सकते हो लास्ट की चीजें। बट हाँ बाकी सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। If you have any queries or question then please comment down below. आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। See you in my next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.